नमस्कार, मैं गौरव आपका जी गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। ग्रुप एक्स के मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको जानना होगा, हमको समझना होगा कि भाई सिलेबस क्या है आपका, यानी जो ग्रुप एक्स है आपका, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, देखिए जो ग्रुप एक्स है इसको टेक्निकल ट्रेड भी कहा जाता है या इसको टेक्निकल ग्रुप भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमको इसका सिलेबस देखना होगा कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका टेक्निकल ट्रेड है, ठीक है, जो आपका टेक्निकल ट्रेड है इसका जो पूरा सिलेबस है ये क्लास 11th और क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से क्लास 11th और क्लास 12th के मैथमेटिक्स पर कमांड है, आप ठीक है, आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स के मैथमेटिक्स में आप 25 आउट ऑफ 25 क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमने 27 टॉपिक्स, आप ऐसे बोलो कि यहाँ पे हमने 27 यूनिट्स लिख रखे हैं। ठीक है, अगर 27 यूनिट्स को, ठीक है, जो यहाँ पे 27 यूनिट्स हमने लिख रखे हैं, अगर इसको सिंपल तरीके से डिवाइड किया जाए तो इसको हम लोग 4 वर्ड्स में, ठीक है, 4 वर्ड्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी है आपका, तो सी का मतलब है यहाँ पे आपका कैलकुलस। ठीक है, तो आपको कैलकुलस पर अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए और कैलकुलस के साथ साथ यहाँ पे जो सी है, सी का मतलब है हमारा कोऑर्डिनेट, यानी आपको सी पर कमांड होना चाहिए, यानी कैलकुलस और कोऑर्डिनेट पर आपको अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए। यहाँ पे ए है, ए का मतलब यहाँ पे है अलजेब्रा। ठीक है, और यहाँ पे टी जो है, टी का मतलब है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी आ जाएगा। यहाँ पे एस जो है, एस का मतलब है यहाँ पे सेट थ्योरी या सेट, आप इसको सिंपल बोल सकते हो सेट, और यहाँ पे एस का मतलब है स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक के साथ साथ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टैटिस्टिक के साथ साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यानी जो हमारा पूरा जो सिलेबस है, यानी ग्रुप एक्स का जो पूरा सिलेबस है, ये 4 वर्ड्स में, ठीक है, ये 4 आप बोलो लेटर में, यानी CATS कैट्स, यानी 4 लेटर में हम लोग इसको समराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जितने भी चैप्टर्स हैं हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं कि भाई क्वेश्चन 1 है क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 बोल रहा है क्या, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप इसका डिग्री बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको जो है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा, समझना होगा कि भाई ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x भी हो, y भी हो, dy by dx भी हो, ठीक है, विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी जहां पे आपका x हो, y हो, dy by dx हो और इक्वल टू का साइन हो, तो उस तरह का जो इक्वेशन होता है, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग। ठीक है, अब देखिए x जो होता है ना, x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, या इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। जो y होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो आपका dy by dx है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, और ये जो है आपका इक्वल टू का जो साइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी सिंपल तरीके से बोलो आप तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन इक्वेशन which involve dependent quantity, independent quantity, derivative with sign of equality, या सिंपल तरीके से बोलो आप जहां पे x हो, y हो, ठीक है, dy by dx हो और बराबर का साइन हो, तो उस तरह का कोई भी इक्वेशन होगा तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। एक दो एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, जैसे मान लो कि x प्लस dy by dx इक्वल टू हो गया y, मान लो यहाँ पे, इधर हो गया मान लो कि 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू
मान लो यहाँ पे dOV/dx हो गया, 4dOV/dx हो गया। तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन होगा ना जहाँ पे x होगा, y होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्लियर। अभी देखो आप, अब यहाँ पे एक दो वर्ड्स और है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा डिग्री, तो हमको समझना पड़ेगा कोई डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिग्री यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। याद रखिएगा डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, लेकिन डिग्री से भी पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा ऑर्डर को। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ऑर्डर को। ठीक है, देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, या आप ऐसे बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और लोग जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे है वाई स्क्वायर है प्लस वाई डबल डैश है, ठीक है, इक्वल टू मान लो कि एक्स dy/dx है, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई सबसे अधिक जो है यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी इसका ऑर्डर जो हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया। ठीक है, तो सिंपल आप समझ लो कि भाई सबसे अधिक बार आपको देखना है कि भाई कोई भी इक्वेशन गिवन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें सबसे अधिक बार कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो जो सबसे अधिक बार डेरिवेटिव किया गया है या सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रख लेना है ऑर्डर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव या हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई डिग्री क्या होता है। तो सिंपल तरीके से समझ लो आप कि जो ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं डिग्री। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यानी एक्सपोनेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट। तो भाई सबसे पहले आपको ऑर्डर को समझना होगा कि ऑर्डर क्या होता है। फिर से एक बार, जो मैक्सिमम जितने बार डेरिवेट किया गया होगा उसको बोलेंगे ऑर्डर, और उसका जो पावर होगा, उसका पावर यानी ऑर्डर का जो पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जैसे एग्जांपल आपको एक लेके दिखाते हैं, मान लो यहाँ पे x प्लस dy/dx इज इक्वल टू मान लो कि दिया है, तो यहाँ पे देखो आप ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे कितने बार मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया 1, और इसका पावर देखो आप, तो इसका पावर क्या है 1 ही है, यानी इसका डिग्री भी कितना हो गया। तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो डेरिवेट किया गया है वो हो गया ऑर्डर, और उसका जो पावर होगा, ठीक है, ऑर्डर का जो पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो क्या क्या है वो देख लो आप, कि डिग्री जो है वो हमेशा डिफाइंड नहीं होगा। याद रखिएगा डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, डिग्री इज नॉट ऑलवेज क्या चीज डिफाइंड है। तो डिग्री कब डिफाइंड होगा, ठीक है, तो डिग्री कब डिफाइंड होगा इससे जानना ये बेहतर होगा कि डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपका साइन है ना, साइन के साथ x ना लग के अगर आपको dOV/dx लग जाए, cos के साथ x ना लग के dOV/dx लग जाए, यानी सिंपल तरीके से आप बोलो कि जो ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज हैं उनमें x ना लग के अगर dOV/dx लग गया, यानी t के साथ x ना लग के अगर dOV/dx लग गया, तो समझ लीजिए कि आपका उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगर मान लो कि लॉगरिथम होता है उसके साथ x log x होता है ना, तो मान लो वहां पे x के जगह पे dOV/dx लग गया, तो इस तरह के केस में आपका डिग्री डिफाइंड नहीं है। एक्सपोनेंशियल आपने सुना होगा e⁻x होता है, तो x के जगह पे मान लो कि यहाँ पे dOV/dx आ गया, तो इस तरह के केस में आपका डिग्री डिफाइंड नहीं है। याद रखिएगा डिग्री कब कब डिफाइंड नहीं है। फिर से एक बार, अगर कोई भी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो गिवन है उसके साथ, ठीक है, उसके साथ जो है x के जगह पे मान लो x के जगह पे अगर आपको dOV/dx मिल जाता है तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं है। log x होता है और x के जगह पे अगर आपको dOV/dx मिल जाता है तो उस केस में आपका डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अच्छा e⁻dOV/dx की अगर आपको फॉर्मेट मिल जाता है तो इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इस इक्वेशन का डिग्री क्या है। हम यहाँ पे इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से लिख के दिखाते हैं। ये आपका यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन का आपसे पूछा गया है डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लॉग के साथ, ठीक है, लॉग के साथ x ना आके यहाँ पे डेरिवेटिव लग गया। अभी हमने आपको बताया अगर लॉग के साथ डेरिवेटिव लग जाए या ट्रिग्मेंट रेशियोज के साथ x के जगह पे dOV/dx लग जाए यानी डेरिवेटिव लग जाए, तो इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। यानी ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यानी इस क्वेश्चन का जो डिग्री होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 4। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या कि भाई आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी एक तरह से आप बोलो तो यहाँ पे आपको sin² x
इंटू cos x को इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, π/2 टू 0 आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से आपको हमने इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। और कैसे करेंगे, तो सबसे आसान तरीका होगा कि भाई इंटीग्रेशन करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और हमने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड कब करते हैं, क्यों करते हैं एंड कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए तो हमको पता होता है कि भाई जब भी कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव गिवन होता है, कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव गिवन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। यानी क्लियर कट कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है, यानी हम लोग क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू क्या मान लेंगे, sin x मान लेंगे, ठीक है। तो dz बाई dx कितना हो गया आपका, cos x हो गया। तो यहां से हमको dx की वैल्यू मिल गई, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dz बाई cos x आ गया। और ओके यहाँ तक अच्छा। अब क्या करना, आप सिंपल यहाँ पे आपने जो है इसको sin x को रिप्लेस कर देना है z से, यानी क्या हो गया, z स्क्वायर हो गया। cos x को आपको एज इट इज रख देना है, ये जो dx है, dx की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई, तो dz बाई cos x। और तो ये cos x कट गया, तो बचा z स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा, हमने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि भाई z स्क्वायर यानी x टू द पावर n को जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी इसको जब लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा जेड क्यू अपॉन, ठीक है, प्लस सी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करते हैं। सी का प्रयोग हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी का यूज नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे जेड क्या था, तो यहाँ पे जो जेड था वो साइन एक्स था, तो यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो साइन क्यू एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, अब यहाँ से आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू केवल पुट कर देना होगा। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई अगर आप एफ ऑफ एक्स है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है बी टू ए, तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी एफ ऑफ एक्स हो गया मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आप बी रखो, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ क्या चाहिए, ए रख दो, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, π/2 रख देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x है आपका, x के जगह पे आपको क्या कर देना है, π/2 रख देना है, सॉल्व कर देना है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आपको हम करके पूरा दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आप वो इंटीग्रेशन पर था, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन पर था, ठीक है। चलिए तो क्या करना चाहिए, वैल्यू रख दिया जाए, साइन क्यू तो हो गया, π/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1/3 को बाहर ही निकाल दो, ठीक है। एक बार π/2 हमने रख दिया, और एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, 0 देते हैं। और लोग क्यों ना यहाँ तक, अच्छा अभी देखो, अभी यहाँ पे तो ये क्या हो गया, साइन 90 है, और आपको पता होगा कि भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये 1 है और इधर 3 है, यानी आंसर कितना निकल गया, बाई 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, यानी पी ऑफ बी दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है, ए और बी जो है आपका वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट इवेंट, सबसे पहले जो है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास कोई भी दो इवेंट है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी दो इवेंट है, ए और बी दो इवेंट है ना, देखो नाम से क्लियर है, इंडिपेंडेंट है यानी वो स्वतंत्र है, ठीक है। यानी इफ द अक्रेंस ऑफ ए या बी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी का अक्रेंस किसी दूसरे के अक्रेंस पर डिपेंड नहीं करता है, या किसी का अक्रेंस किसी दूसरे के अक्रेंस को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह के जो इवेंट होते, इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि इफ ए एंड बी आर, अगर आपके पास दो इवेंट, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी दोनों आए एक दूसरे को कोई असर नहीं पड़ने वाले, यानी दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आपको रिजल्ट याद रख लेना है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो बस आपको ये रिजल्ट याद रख लेना है कि भाई इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी आने की प्रोबेबिलिटी,
ए एंड बी आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी क्या होगी, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों के ए एंड बी के आने की संभावना जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर से एक बार, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो, ठीक है, तो वैसा इवेंट जिसका अकरेंस जो है, जिसकी आने की संभावना जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गिवन है आपका 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये भी दिया है आपका 0.6, और ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, अगर इसके जगह पे, ठीक है, अगर इसके जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होता, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देते। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अभी हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि इस चीज को यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को कन्वर्ट करना होगा किस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट होना चाहिए। अच्छा, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग तभी कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग जो है तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब इन दोनों में यानी यूनियन, यानी ए यूनियन बी के प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी में जब कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमको पता है, ठीक है, कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी आपको याद रख लेना है, और इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, तो इसको आपको याद रख लेना है कि ये कौन सा थ्योरम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एडिशनल थ्योरम ऑन, लिख देते हैं शॉर्ट में, यानी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा टारगेट क्या, हमारा उद्देश्य क्या कि भाई हमको ये कैलकुलेट करना है, लेकिन हमको जो है ये कैलकुलेट करना है। और लोग ना, अच्छा अभी देखो, अभी हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये किसके बराबर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाता है। ऑल ओके ना। अच्छा, बाकी आप एज इट इज यहाँ पे लिख, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं कि भाई हमको इसको x मान लिया। ठीक है, ये गिवन था, ये कितना गिवन है, 0.6 गिवन है, तो यहाँ पे आप 0.6 लिख दो। ठीक है, अच्छा ये आपको नहीं पता है, यही आपको निकालना है, इसको आप x है तो x मान लो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये गिवन है आपका 0.4, तो यहाँ पे आप 0.4 रख दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a नहीं पता है, x माना है हमने तो x हमने रख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमने कितना माना है, 0.4 माना है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0.4। ठीक है, अब क्या करना, हमको सिंपल सॉल्व कर लेना है, यानी ये जो इक्वेशन आपको मिल गया, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, यानी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट का यूज करा, एक हमने यूज करा कि भाई इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा हमने क्या जाना कि दूसरा हमने आपको समझाया कि भाई एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट को समझा, अब हमने क्या कर देना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस 0.4 बच गया। ठीक है, ये 0.2 है, और इधर जब सॉल्व करो देन यू गेट 0.6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 अपॉन 0.6 आ गया। जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/3, यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1/3। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है कि भाई आपको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज का आपको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी परसों, आई थिंक परसों हमने आपको एपी में एपी पढ़ाया हुआ है, एपी हमने आपको बताया है, तो एक बार आप एपी का चेक कर लोगे कि भाई अर्थमेटिक मीन किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है, यानी 2, 6, 10 दिया है, यहाँ पे 146 तक दिया है, तो सबसे पहले हमको एन निकालना होगा। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, का मिडिल टर्म जब भी आपको निकालना होगा, मैट्रिक्स सीरीज का जब भी आपको मिडिल टर्म निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना होगा, फिर देखना होगा कि भाई n जो है आपका ऑड है कि इवन है। अगर ऑड हुआ तो सिंपल n + 1/2, अगर इवन हुआ तो n/2, फिर n/2 + 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार कि जब भी आपको मिडिल टर्म पूछा जाए, ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना होगा और फिर चेक करना होगा भाई ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे a गिवन है 2,
ठीक है। डी कितना हो गया 4 और an हो गया यहाँ पे 146। तो an का फॉर्मूला यूज करके यानी an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग n कैलकुलेट कर लेते हैं। हो गया 146, इधर क्या हो गया 2 प्लस 4n माइनस और लोग ना इधर क्या हो गया 146 हो गया 4n माइनस 2 यानी 148 हो गया, यानी 148 इक्वल टू कितना 4n। तो यहाँ से हमको जो है n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 37 मिल गया। और लोग ना अच्छा जब हमको n की वैल्यू 37 मिल गई यानी क्लियरली ये ऑड है, तो ऑड के केस में क्या होता है n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 यानी 37 और एक 38 38/2 यानी 19 यानी हमको जो है 19th टर्म निकालना है। और 19th टर्म हमने आपको बता रखा है कि आप कैसे निकालोगे, तो a प्लस 18d, ठीक है। a इज गिवन 2, a जो है आपका वो 2 है और d कितना भैया आपका 4 है, तो यहाँ पे आप रख दो, ठीक है। तो कितना हो गया 18 और 4 में गुना करोगे देन 72, 72 और ये 2 ऐड करोगे देन हमको कितना मिल जाएगा 74, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए एक बार हम जो है आपको थोड़ा बताते हैं कुछ और। ये देखो ये जो क्वेश्चन था ये एपी से रिलेटेड था, एपी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा ये किसका क्वेश्चन था, ये था आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमने सॉल्व करा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लो, एयरफोर्स का ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रुप एक्स पर ही ज्यादा फोकस करेंगे टेक्निकल पे। तो ओवरऑल पूरा मैथ्स कवर कर रहे हैं, पूरा 11-12 का मैथ कवर करता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको जो है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 2x² इक्वल टू y विच पासेस थ्रू 1,2, ठीक है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है आपका ये स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग आगे की चीजें समझ पाएंगे, आगे की चीजें कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल तो देखिए टेंजेंट आपने सुना होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई क्या है कर्व हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या हो गया हमारा कर्व हो गया और एक ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, ठीक है। यानी ये जो लाइन हो गया इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंट। और एक ऐसा लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। याद रखिएगा टेंजेंट क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व को एक यूनिक पॉइंट पर टच करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट, और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, मान लेते हैं m1 है और इसका स्लोप क्या होता है m2। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। याद रखिएगा इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर मान लेते हैं कि आपके पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर दो लाइंस आपके पैरेलल है, ठीक है, तो उनका स्लोप जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। फिर से अगर लाइन परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, अगर लाइन होगा पैरेलल तो स्लोप जो होता है वो बराबर, ओके ना। अच्छा अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए स्लोप क्या होता है, तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी लाइन जो है, कोई ऑब्लिक लाइन जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर मान लो कि इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड एट एक्स एक्सिस। स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड एट एक्स एक्सिस बाय एन ऑब्लिक लाइन। ये जो ऑब्लिक लाइन है इसके द्वारा एक्स एक्सिस पर एंगल बना है, लेकिन किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो एंगल होता है इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं स्लोप। ऑल ओके ना। चलिए और स्लोप याद रखिएगा, स्लोप यानी m और m यानी dy/dx। याद रखिएगा स्लोप की कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, m इक्वल टू क्या होता है dy/dx होता है, या m इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है, या m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला जो है ये आपको स्लोप का आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि भाई स्लोप क्या होता है। अब आप वापस आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो यहाँ पे बोल रहा था क्या कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे इक्वेशन एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना है भाई 2x² इक्वल टू y। तो सबसे पहले हमको स्लोप निकालना, सबसे पहले हमको स्लोप निकालना होगा। चलिए स्लोप निकाला जाए, यानी dy/dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया 4x, यानी dy/dx जो निकल गया आपका वो कितना निकल गया 4x निकल गया, है ना। आपका जो dy/dx निकल गया वो कितना निकल गया 4x निकल गया। और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ 1 और 2, तो हम लोग क्या करते हैं dy/dx
dx निकाल देते हैं एट 1 पे, ठीक है। तो एट 1 पे यानी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ऐसे समझो आप कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम लोग x की वैल्यू डाल देंगे, तो यानी हमको dy/dx कितना मिल गया, 4 मिल गया। और लोग के यहाँ तक dy/dx हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। अच्छा, हमको पता है कि भाई दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो दोनों लाइंस टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो dy/dx हमने निकाला है ना, ये dy/dx ने निकाला हमने, ये किसका था, ये आपका हो गया स्लोप। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, किसका इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का हमने इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको स्लोप तो निकालना पड़ेगा नॉर्मल का, यानी सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल से आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला कि m1.m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 है ना। तो यहाँ से इसका जो स्लोप है वो कितना मिल जाएगा, -1/4 मिल जाएगा, ठीक है। यानी फिर से ये जो स्लोप हमने निकाला ये टेंजेंट का निकल गया, 4 हो गया, लेकिन नॉर्मल का निकाला था ना, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो यहाँ से हमको नॉर्मल का स्लोप मिल गया, तो नॉर्मल का स्लोप कितना मिल गया, m इक्वल टू -1/4। ऑल ओके। अच्छा, अब हमको क्या करना है, जब हमको नॉर्मल का स्लोप मिल गया है तो हमको क्या कर देना है, इक्वेशन सिंपली निकाल देना है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है इक्वेशन, यानी स्लोप का इक्वेशन क्या, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, m इज इक्वल टू होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस, ये याद रखिएगा। और m अभी हमने निकाला आपको कि -1/4 होता है, ये y माइनस y1 है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, यानी 2 है तो 2 रख दो अब यहाँ पे, और ये हो गया 1। अब क्रॉस कर दो अब यहाँ पे, तो 4y माइनस 8 हो गया, इधर हो गया -x और +1 हो गया। अब एक तरफ कर दो आप इसको, तो क्या हो गया आपका 4y प्लस x है ना, और ये हो गया इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको आप एक तरफ करना चाहो तो कर सकते हो, यानी 4y प्लस x माइनस क्या चीज 9। तो ये जो है आपका इक्वेशन निकल आया, ठीक है। यानी आपका जो रिजल्ट होगा ये होगा, यानी 4 होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या था, तो इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहले स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, तो स्लोप हमने आपको समझा दिया, फिर हमने आपको ये समझाया कि स्लोप निकालते कैसे, इसके कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, और ये भी आपको याद रख लेना, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे बोलो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है। कैसे पता, तो देखो यहाँ पे 2 टर्म है यानी बाइनोमियल है, तो ये जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है क्वेश्चन। अब देखो, अब बाइनोमियल थ्योरम में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जनरल टर्म, ठीक है। आपको जो है जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट पता, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR डॉट a टू द पावर n माइनस r डॉट b टू द पावर r। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई क्या होता है फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा NCR डॉट a टू द पावर n माइनस r डॉट b टू द पावर r, ठीक है। ये देखो ये है आपका n, ठीक है। तो यहाँ पे n को आप n रख दो, r नहीं दिया तो r छोड़ दो आप, a ये आपका a है, यानी 3x² है, यानी 3x² हो गया है ना, 3x² हो गया टू द पावर n माइनस r। तो n कितना था भैया आपका 30 था, तो 30 माइनस r हो गया डॉट b टू द पावर r, और b यहाँ पे कितना है आपका, तो ये देखो ये b है आपका, यानी 1/x है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x टू द पावर -1 और r, ऑल ओके। अच्छा, अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, 3 टू द पावर 30 माइनस r हो गया, लेकिन x के पावर कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और ऊपर में कितना है 30 माइनस r है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 60 माइनस 2r, और यहाँ पे भी माइनस r है, तो -2r और माइनस r कितना हो गया 60 माइनस 3r, ऑल ओके। अच्छा, किसका कोफिशिएंट निकालना हमको, तो x टू द पावर 12 का ना, यानी यहाँ जो कोफिशिएंट निकालना है वो किसका कोफिशिएंट निकालना है, x टू द पावर 12 का, और यहाँ पे कितना है 60 माइनस 3r। तो हम लोग क्या करेंगे 12 को और 60 माइनस 3r को इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको r मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये देखो ये आपका 12 जो 60 है ये उधर जाएगा, यानी 12 माइनस 60 यानी -48, और ये हो गया 3 माइनस 3 यानी 16, यानी यहाँ से आपको r मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा r 16। अच्छा, अब आपको क्या कर देना है, ये जो r की जो वैल्यू आई आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी पुट इन 1। तो कितना हो गया 30c 16 है ना, और 3 और 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 14 है ना, यानी आपका जो रिजल्ट मिल गया वो कितना मिल गया 30c 16, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर क्या चाहिए 14। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, यानी आंसर क्या होगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा NCR डॉट a टू द पावर n माइनस r डॉट b टू द पावर r। और जब भी आपको कोफिशिएंट निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना कि भाई a कितना है आपको, ठीक है, फिर ये b है आपका, तो आप अच्छे तरीके से लिख देना, पहले a b लिख देना, और ये आपका क्या है n है ना,
और उसके बाद आपने फॉर्मूला पर रख देना है। उसके बाद आपने जो भी एक्सपोनेंट बोला गया है उसको आपने इक्वलाइज कर देना है, फिर आप यहाँ से आर निकाल दोगे और आर निकालने के बाद आप वैल्यू कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है ये आपका लिया गया है 3D से, है ना, 3D से ये लिया गया है। अब 3D से अच्छा आप बोलो कोनिक्स से लिया गया, ये जो है आपका कोनिक्स से ये आपका लिया गया। अब कोनिक्स में भी किससे लिया गया, तो हाइपरबोला से लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, x 16x² माइनस 9y² इक्वल टू क्या है 1 है। अब आपको कोनिक्स में क्या है, हाइपरबोला है, तो आपको हाइपरबोला का इक्वेशन आना चाहिए। क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू क्या होता है 1 हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज कर देंगे, यानी x² बाई a² हो गया माइनस y² बाई b² हो गया इक्वल टू क्या निकल गया 1 निकल गया। और जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा, तो a² कितना मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1/16। हमको यहाँ से b² मिल जाएगा, तो b² कितना मिल जाएगा 1/9 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, a मिल गया, है ना, यहाँ से हमको a मिल गया 1/4 और यहाँ से हमको b मिल गया कितना 1/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो याद रखिएगा C और A का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, C और A का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि भाई ABC में क्या रिलेशन है। ठीक है, ABC में क्या रिलेशन है, तो ABC में रिलेशन होता है आपका, यानी C² इक्वल टू होता है a² प्लस b²। तो यहाँ से आप C निकाल दोगे, है ना, तो C कितना हो जाएगा √a² प्लस b²। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर देना है, यानी 1/16 प्लस 1 कितना 9 हो जाएगा, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 16 का और 9 का, ठीक है, यहाँ जो है आपका 16 का और 9 का, आप यहाँ से क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, तो 16 और 9 का एलसीएम कितना होगा 144 यानी 144 हो गया, है ना। ऊपर हो गया आपका 9, इधर हो गया 16, यानी कितना, इधर कितना हो गया आपका 25/, हो गया 144, यानी कितना निकल गया 5/12, यानी सी कितना निकल गया 5/12, यानी हमको सी मिल गया कितना 5/12। हमको ई निकालना है, तो ई इक्वल टू कितना होता है c/a होता है ना, ई इक्वल टू कितना होता है c/a, और सी अभी हमने निकाला कितना 5/12, और ए कितना गिवन था आपका, ए है हमारे पास, सॉरी ए यहाँ पे है 1/4, तो यहाँ पे आप क्या कर दो 1/4 रख दो, सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 5/3 मिल जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 5/। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमने 3-4 कॉन्सेप्ट का यूज करा। सबसे पहले हमने यूज करा कि भाई इक्वेशन क्या होता है हाइपरबोला, तो ये याद रखिएगा। फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है, और दूसरा एबीसी में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है यानी c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आपको जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 6x प्लस 8y प्लस 15, एक ये स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा स्ट्रेट लाइन कितना आपका 3x, ठीक है 3x प्लस 4y प्लस 9, यानी आपको इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है और ये जो है आपका, ये नेट डबल है, ये जो है आपका 8 इसके डबल है, यानी इस इक्वेशन को हम लोग, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन ले, है ना, 2 कॉमन हम लोग यहाँ पे लेके इसको हम लोग इस फॉर्मेट पर ले सकते हैं कि नहीं, यानी 3x प्लस 4y प्लस 15/2 के फॉर्मेट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यानी अब जो हमारे पास है, हमारे पास 2 इक्वेशन, ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 लाइंस अगर आपके पास हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी क्या चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको याद रख लेना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2, ठीक है, लेकिन मॉड में अपॉन √a² प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सब गिवन है, यानी ए बी सी सब गिवन है, तो आपको क्या कर देना है, सिंपली वैल्यू रख देना है। तो चलिए वैल्यू भी रख के आपको दिखा, तो ये c1 कितना है आपका 15/2, तो यहाँ पे आप 15/2 रख दो। c2 कितना था 9 था, यहाँ पे आप 9 रख दो, लेकिन अपॉन √a² प्लस b², यानी a 3 था, b भी कितना है 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3/10 मिल जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3/10 यूनिट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 लाइंस हैं, दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके d इक्वल टू c1 माइनस c2, लेकिन मॉड में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये
ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है, ये जो है आप ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा को cos थीटा रहने दो। यहाँ पे क्या है tan है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाई cos होता है, ठीक है, यहाँ पे sin है आपका। और यहाँ पे क्या है cot है, तो cot की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस cos बाई sin हम लोग लिख सकते हैं। अब ये देखो ये क्या हो गया आपका, cos ऊपर चला जाएगा तो नीचे में क्या हो गया आपका, cos माइनस sin हो गया, ठीक है, प्लस ये sin ऊपर जाएगा यानी क्या हो गया, sin स्क्वायर हो गया, और नीचे में क्या हो गया, sin माइनस cos हो गया। अब देखो, अब इन दोनों में आप देखो ध्यान से, इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो जब लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा एलसीएम में क्या हो जाएगा, cos माइनस क्या हो गया, sin हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, cos स्क्वायर हो गया माइनस क्या निकल गया, sin स्क्वायर हो गया। और ये जो है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है, यानी एक प्लस में जाएगा, ठीक है, और दूसरा किस में जाएगा, आपका माइनस में जाएगा। नीचे भी कितना आपका cos माइनस sin है, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया, cos प्लस sin। तो यहाँ यानी जो आंसर होगा आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं पहले, यानी 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये वाला 2 पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, एक ऐसा लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसके वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और ओके, अच्छा, तो हमने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि भाई अगर, ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है, -1 होता है। याद रखिएगा, दो लाइन से दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो स्लोप का जो होता है वो -1 होता है। और ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप, यानी अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, कोई लाइन गिवन है, तो उसका आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -a/b। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5, 2/5, यानी एक तो स्लोप निकल गया 2/5। अच्छा, अब हमको इस जो 2 पॉइंट गिवन है, अब हमको इसका स्लोप निकालना है, यानी एक दिया 1/5, दूसरा कितना दिया अल्फा कॉमा। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि भाई स्लोप कैसे निकालोगे, तो याद रखना है आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। तो ये हो गया, मान लो इसको m1, और यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लो m2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 3 माइनस 5 अपॉन अल्फा माइनस 1। अच्छा, अब क्या कर देना है, हमको पता है कि भाई दो लाइन्स है और दोनों लाइन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि भाई परपेंडिकुलर है, एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट इज -1। कुछ नहीं करो, सिंपल सॉल्व कर दो, यानी 2/5 इंटू -2 अपॉन अल्फा -1 इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो ये माइनस माइनस तो कट करो आप यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 2 जब 4 हो गया, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये जो है आपका 9 है, 9/5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कितना होगा, 9/5 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई स्लोप तो पहले कैसे निकालोगे, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप कैसे निकालोगे। उसके बाद कि अगर दो लाइन है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे पैरेलल दिया होता है तब जो है m1 इज इक्वल टू m2 करते हैं आप। याद रखिएगा, अगर पैरेलल रहेगा तो m1 इज इक्वल टू m2, लेकिन परपेंडिकुलर में m1.m2 इज इक्वल टू -1। चलिए, उम्मीद आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF पर बेस्ड है, ठीक है, और ITF में जो है ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला है, तो इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो। तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका रिजल्ट क्या होता है, दैट इज साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सिंपली x और y की वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे x कितना है आपका 4/5 है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, x की वैल्यू रख देनी है 4/5, ठीक है, और y कितना है आपका 3/5, ये हो गया 1 माइनस 9 बाई क्या हो गया 25 हो गया, फिर माइनस y कितना है 3/5 है, और यहाँ पे x कितना है आपका 4/5 है, तो कितना हो गया 16/25 हो गया। अब सिंपली इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं पूरा, ये कितना हो गया 4/5 हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो 25 में से 9 गया 16 यानी 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3/5 मिल जाएगा, ऑल ओके ना। अच्छा, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे क्या हो गया, एलसीएम ले लोगे 25 और 16 में से 9 जाएगा, सॉरी ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और 4 16, और ये कितना हो गया 3 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 16 में से 9 जाएगा, ठीक है, 16 में से कितना जाएगा 9 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, है ना। यानी जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो आपका क्या आएगा रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट कितना आएगा, साइन इनवर्स 7/25, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या होगा, सही होगा। यानी इस क्वेश्चन का मूल उद्देश्य था कि आपको इस फॉर्मूला का पता करना कि आपको ये फॉर्मूला पता जानकारी है कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एपी पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एपी पर बेस्ड है। क्या है कि द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर, यानी जितने भी 2 डिजिट ऑड नंबर्स हैं उनका सम पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑड नंबर, वो भी 2 डिजिट के ऑड नंबर कहां से कहां तक होते हैं। तो हमको अगर ऑड नहीं पता है तो हमको ये तो पता है ना कि भाई 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो 10 से लेके कहां तक, 99 तक। ऑड बोला गया तो यानी 11, 13 और ये लास्ट कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। यानी ए कितना हो गया आपका 11, टी कितना हो गया 2 हो गया, एन कितना हो गया 99 हो गया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एन कैलकुलेट करेंगे। तो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिएगा हमने आपको एपी का बहुत अच्छे तरीके से, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके हमने एपी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। एक बार आपने एपी जरूर चेक कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका एपी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एन कितना आपका, तो 99 है, तो यहाँ पे हो गया 99 आपका, है ना। और इधर ए कितना है 11 प्लस एन, ठीक है। और आपका ये दिया है 2, तो ये कितना हो गया 99 हो गया। ये 11 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एन कैलकुलेट कर लोगे, है ना। यहाँ से एन कैलकुलेट कर लोगे, और जब एन कैलकुलेट कर लोगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है। n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और फिर आप क्या कर दोगे, फॉर्मूला पे आप रख दोगे, ठीक है। और फॉर्मूला पे आप रख दोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एन कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, ठीक है। और आपने क्या कर देना है, फॉर्मूला को रख देना है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है तो आप इस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। और ए एन यानी लास्ट टर्म आपका गिवन है, एन अभी आपने निकाला 45, 45/2, ठीक है। ए गिवन है आपका 11 और ये 99, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व कर लेना है। अब जब सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आपको हम पूरा सॉल्व करके दिखा ही देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 2475, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और लोग के यहाँ तक देखो कैसे, ये भी समझ लो थोड़ा कैसे। 99 और एक कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 और 10 कितना हो गया, 110 हो गया। जब इसको आप क्या करोगे, कट करोगे तो 2 से ये कितने बार में कट गया, 55 बार में कट गया। और 55 को आप 45 से गुना करोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। और लोग ना, अच्छा अगर आपको मान लो कि मल्टीप्लाई भी नहीं करने आता है तो आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपका जो लास्ट डिजिट सेम होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होगा, सेम होगा, और उसमें 10 का अगर डिफरेंस होता है, फिर से लास्ट डिजिट, ठीक है, या यूनिट डिजिट बोलो आप, यूनिट डिजिट अगर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों में अगर 10 का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे अभी वाला जो कंडीशन था कि 45 को और 55 को आपको मल्टीप्लाई करना था, तो आपको लास्ट में लिख देना है 75, ठीक है। लास्ट में कितना लिख देना है, 75। यहाँ पे आप लास्ट डिजिट मान लो कि सेम है, दैट इज 5 ही मान लो आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना, आपको ये नंबर देख लेना, बड़ा कौन है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, उसमें से एक आपको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 24। यानी यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 24 75। मान लो कि इस तरह का नंबर मिल जाता है, 35 गुना 45 मिल जाता है, तो वही काम करना, लास्ट में आपको लिख देना है 75। और बड़ा कौन सा है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, एक घटा के लिख देना है, यानी 15 75। मान लो कि आपको मिल गया 55 गुना 65, तो सेम कॉन्सेप्ट 75 लिख दो, 6 का स्क्वायर 36, एक घटा दो तो 35 75, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, i⁻²n है। अच्छा, आपने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा एक्सपोनेंट पावर का। एक्सपोनेंट पावर का रूल क्या होता है कि अगर आपका बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग पावर को ऐड कर देते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होगा, i⁻²n + 1 है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, i⁻²n इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, i⁻²n इंटू आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सिमिलरली ये क्या हो गया, आपका i⁻²n हो गया इंटू आई के पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखो i⁻²n तीनों में है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, आई, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर लगातार कोई भी, ठीक है, लगातार कोई भी का जो सम होता है वो 0 होता है, यानी लगातार कोई भी 4, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लगातार कोई भी
कॉन्स्टिट्यूटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉन्स्टिट्यूटिव इमेजिनरी का सम जो होता है वो जीरो होता है। ये पूरा हो गया जीरो, यानी किसी चीज में जीरो से गुना करोगे तो वो कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अच्छा मान लो कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर, ऐसे भी बना सकते हो। ये 1 प्लस आई को आप एज इट इज रख दो, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है -i होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तब भी जीरो आएगा। ठीक है, और जीरो में किसी चीज से गुना करोगे देन यू गेट जीरो, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मीडियन पूछा गया। ठीक है, तो मीडियन आपको पता होगा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मीडियन में सर्वप्रथम जो है अरेंज करा जाता है, जो भी आपके पास गिवन डाटा होता है उसको अरेंज करा जाता है असेंडिंग में या डिसेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले ये करा जाता है, तो हम लोग वही करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। तो क्या हो गया, 1 पहले आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 9 आएगा। फिर देखा जाता है कि भाई आपका जो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड एक इवन है। तो यहाँ पे काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आपका 6 है, यानी इवन है। n जो है आपका 6 है, यानी इवन है। तो हम लोग इवन केस में क्या करते हैं, n/2 करते हैं और n/2 + 1 करते हैं, और फिर दोनों का फिर एवरेज निकालते हैं। तो 6 है तो 6 यानी 3, यानी थर्ड टर्म, और थर्ड, और ये क्या हो गया आपका फोर्थ। और ओके ना, अच्छा तो देखो यहाँ से थर्ड कितना था आपका, जो थर्ड वाला था वो कितना था, 3 था, ये हो गया 3 आपका। फोर्थ था, तो फोर्थ कितना था, 6 था, तो 6 हो गया, और 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9/2 करोगे देन यू गेट कितना, 4.5। तो यानी आपका रिजल्ट कितना निकल गया, 4.5। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहाँ पे ऑड होता तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना होता, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, है ना। देखिए ये कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया है कि कब, जब हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं तो मिडिल टर्म मीडियन ही होता है ना। मीडियन का मतलब ही क्या होता है कि भाई मीडियन इज दैट ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड्स द गिवन डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, ठीक है, ये जो है आपका डेरिवेटिव पर है, यानी डिफरेंशिएशन पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है भाई आपका y इक्वल टू कितना है, sin x डिग्री है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया, cos sin का हो गया cos x डिग्री हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी x डिग्री को डिफरेंशिएट करना है, तो x डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 डिग्री आएगा ना, कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा। और 1 डिग्री को हम लोग कितना ले सकते हैं, π/180 रेडियन। अब ऐसा तो भाई यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ ईच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पे कि ये जो देखो, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले जान लिया जाए कि है कहाँ से। तो ये लिमिट से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल कि भाई आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे प्लस आ जाता, 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x। तो सबसे पहले आपको ये दोनों फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। और ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होने से लिमिट में कि भाई इफ lim x टेंड टू 0 sin x/x जो होता है ये 1 होता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि यहाँ पे tan x/x भी होता तब भी 1 होता है। तो ये आपको लिमिट का फॉर्मूला या लिमिट कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, और आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पर कि भाई क्वेश्चन क्या था और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या आपका 1 - cos 2x है, तो हमको पता है कि भाई 1 - cos 2x को हम लोग कितना ले सकते हैं, 2 sin² x लिख सकते हैं, और उसका भी स्क्वायर है ना। चलो ठीक है, नीचे में क्या है, x4 है, तो x4 आप एज इट इज रहने दो। अभी देखो आप 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब sin x का स्क्वायर है, ठीक है, sin x का स्क्वायर आप ऐसे बोलो कि sin स्क्वायर x का स्क्वायर है। ठीक है, sin स्क्वायर x का स्क्वायर है, यानी ये हो गया sin x का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, अपॉन कितना ही यहाँ पे आपका x टू द पावर क्या है, 4 है, है ना। अच्छा ये लिमिट कितना आपका x टेंड टू क्या है, 0 है। तो क्लियर कट होगा कि भाई ये 4 बार आएगा तो नीचे भी 4 बार x आएगा, है ना। देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इफ lim x टेंड टू 0 sin x/x कितना होगा, 1 होता है। तो यहाँ पे जब sin x 4 बार आएगा तो यहाँ पे x भी कितने बार है, 4 बार है। ठीक है, यानी हर बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, 4, यानी आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि अ लाइन पासिस थ्रू 1 1, एक लाइन है जो 1 1 पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट पूछा गया है। तो सर्वप्रथम आपको एक्स इंटरसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए कि भाई एक्स इंटरसेप्ट वास्तव में होता क्या है। तो देखिए मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक लाइन हो गया और यहाँ पे कोई ऑब्लिक लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर एक्स को और वाई को। तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। याद रखिएगा ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग डी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एंगल यहाँ बनता है इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं। देखिए स्लोप से, अच्छा स्लोप सही नहीं होता है बोलना, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन, झुकाव। ठीक है, जब हम लोग tan थीटा लगा देते
देते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई तब वो स्लोप। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक्स इंटरसेप्ट का लॉजिक समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो हमारे पास क्या था, एक लाइन था। ठीक है, और लाइन कहां से पास कर रहा था, लाइन जो था वो आपका 1 1 से पास कर रहा था। ठीक है, जो लाइन था आपका 1 1 से पास कर रहा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो इक्वेशन से भी पहले, ठीक है, इक्वेशन से भी पहले हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। ये जो आपका इक्वेशन है ना 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका जो है इक्वेशन निकालना होगा। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे रख देते हैं। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा y इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसको रख देते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पे इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, y इक्वल टू, इसको उधर भेज दो आप, यानी माइनस 3x प्लस क्या 7। तो यहाँ से हमको m मिल गया, तो m कितना मिल गया, -3 मिल गया। और ओके ना, यहाँ से हमको क्या मिल गया, m मिल गया, -3 मिल गया। और ओके, अच्छा, ये जो लाइन था आपका, है ना, ये जो लाइन है जो 1 1 से पास कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हमको पता है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ये हमको पता है। तो हमको इस लाइन का स्लोप निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो कि m1 डॉट m इक्वल टू -1, तो इसका तो 3 गिवन है ना, सॉरी -3 हमने निकाला अभी। तो m की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/3, यानी हमने इसका m निकाल दिया, यानी जो मेन लाइन जो था, जो आपका 1 1 से पास कर रहा था, हमने उसका क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। तो स्लोप हमको कितना मिल गया, 1/3 मिल गया, है ना। हमको जो है स्लोप कितना मिल गया, 1/3 मिल गया। अच्छा, अब क्या किया जाए, हमको तो टारगेट क्या, हमको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो हमने आपको बताया है कि m इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 ऑन x माइनस x1। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास एक लाइन है, ठीक है, अगर वो एक कोई भी एक पॉइंट से अगर पास कर रहा है, तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है, m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अच्छा, मान लो कि अगर 2 पॉइंट से पास करता, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास वो एक लाइन होता और वो 2 पॉइंट से पास कर रहा होता, तो याद रखिएगा उसके लिए जो इक्वेशन हो जाता है, उसके लिए इक्वेशन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो ये याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम टू लाइंस, चाहे व्हेन इट पासेस थ्रू टू लाइंस, अगर एक पॉइंट से पास करेगा तो सिंपल सा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू, तो m हमने निकाल रखा है कितना, 1/3, और y माइनस y1, तो y1 कितना है आपका, 1 है, और x भी 1 है, तो क्या हो गया, y माइनस y1, y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ से क्या कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1। तो क्या हो गया आपका 3y इक्वल टू क्या निकल गया आपका x, और ये -1 और +3 हो गया, यानी 3y इक्वल टू, है ना, x माइनस x प्लस क्या निकल गया, 2 निकल गया। ऑल ओके यहाँ तक। तो यहाँ से हमने जो है क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने जो हमको देखिए इक्वेशन मिल गया कि भाई 3y माइनस x इक्वल टू 2, हमको इक्वेशन मिल गया, यानी ये जो लाइन था, इस लाइन का हमको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि हमको जो है क्या निकालना था, x इंटरसेप्ट निकालना था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, x इंटरसेप्ट अगर हमको निकालना होगा, यानी ऑब्वियस है कि उसके लिए y क्या होगा, 0 होगा। यानी फिर से x इंटरसेप्ट के लिए, है ना, x इंटरसेप्ट के लिए y क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अगर y इंटरसेप्ट होता तो y इंटरसेप्ट के लिए x क्या होता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे हमको x इंटरसेप्ट पूछा गया है, यानी यहाँ पे जो y है ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, x बचा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितना बचा, माइनस। तो ये जो आंसर आया, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, यानी x इंटरसेप्ट जो आया वो कितना आया, -2 आया। यानी हमको क्या कर देना है, देखना है कि भाई -2 ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई नंबर 1 जो है वो क्या है, -2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज किया। सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो लाइन था, है ना, इस लाइन, तो हमको पता है कि कोई भी एक लाइन है जो अगर एक पॉइंट से पास करता है तो उसके लिए ये इक्वेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने m निकाला, और m हमने कैसे निकाला, हमको पता है कि अगर दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से हमने एक तरह से क्या कर दिया, इसका स्लोप निकाला। स्लोप कितना निकाला, 1/3, तो ये हो गया 1/3, और यहाँ x1 और y1 दिया था 1 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया था। ठीक है, और जब इक्वेशन मिल गया था तो क्या पूछ रहा था कि भाई x इंटरसेप्ट कितना है, तो x इंटरसेप्ट अगर पूछ रहा है तो y 0 है, यानी ये वाला पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या, ये वाला पूरा पोर्शन बचा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा आपका, माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका डिटरमिनेंट पर बेस्ड है। ठीक है, डिटरमिनेंट, और हमने आपको डिटरमिनेंट भी अच्छे तरीके से ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक बार आपको डिटरमिनेंट चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट क्या है कि यहाँ पे जो है एक आपके पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए
तो यहाँ पे जो केस है आपका ये 111 का है, यानी कॉन्जिक्यूटिव 1 का केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको डिटरमिनेंट क्वेश्चन मिले, आपको एक सिंपल सा एक रूल ट्राई करना हमेशा, दैट इज कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1। ठीक है, आपको ये रूल हमेशा फॉलो करना है। ये रूल क्या है, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1। तो ये आपको रूल हमेशा ध्यान रखना। होता क्या है इसमें कि अगर मान लो कि लगातार 2 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, तो होता क्या है कि भाई ये पूरा कैंसिल हो जाता है, ये बचता है और इसको हम लोग क्रॉस करके वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एडी माइनस क्या चीज बीसी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, और ये रूल आपको याद रख लेना है। क्या रूल है, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही कोशिश करेंगे, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1। ठीक है, यानी लगातार 2 0 और अंतिम में 1 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए किया जाए। तो यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। और जब इसको आप घटाओगे तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 माइनस x हो गया। और यहाँ भी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और ओके ना, फिर यहाँ भी देखो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। और ये 1 प्लस x माइनस 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 माइनस वाई हो गया। नीचे वाले को आप एज इट इज रख दो। और लोग यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, बचा क्या, जो बचा क्रॉस करो, आंसर मिल गया आपको, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे माइनस x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे 0 बचा, ये तो कट गया आपका, यहाँ पे माइनस वाई बचा। अब सिंपल क्या करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो तो यहाँ से कितना मिल गया, एक्स वाई माइनस 0 मिल गया, यानी एक्स वाई मिल गया, है ना। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। तो याद रखिएगा, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, यानी CZC1 और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वापस डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही करा था, उसमें डिग्री पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो गिवन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पूछा गया है, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया। तो जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा गया, ठीक है, जब भी आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए या सॉल्यूशन पूछा जाए, समझ लो आप, तो एक रूल याद रखिएगा, x को एक तरफ कर लीजिएगा, y को एक तरफ कर लीजिएगा, यानी सेपरेट x एंड y। सिंपल सा रूल होता है इसका, सेपरेट x एंड y, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। फिर से सेपरेट x एंड y और फिर आपको इंटीग्रेट। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सबसे पहले क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो क्या फायदा होगा कि हमारा x एक तरफ आ जाएगा और y एक तरफ आ जाएगा, ये फायदा होगा, है ना। अब इंटीग्रेट कर दो आप सिंपली, टू को तो छोड़ दो आप, y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 आ गया। 1 को इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट x, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2 आ गया, है ना। तो ये देखो, ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो ये देख लो आप कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा भाई 3 नंबर है ऐसा ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि भाई कॉलिनियर, ठीक है, कॉलिनियर कंडीशन, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है और तीनों कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, समरेखीय, यानी तीनों एक ही लाइन में है। मान लो कि ये आपका क्या है, -2 3 है ना, ये कितना आपका -2 3 है, और ये कितना आपका 2 Q है, और ये कितना है आपका, ये है 6 -1। ठीक है, 3 पॉइंट है और तीनों जो है आपके लाइन में, तो लाइन में है यानी कॉलिनियर है। और कॉलिनियर यानी आप समझ लो कि पैरेलल। ठीक है, सबसे आसान तरीका है कॉलिनियर यानी पैरेलल, और पैरेलल है तो हमने आपको बताया कि स्लोप बराबर होगा, यानी m1 और m2 क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का m निकाला जाए, फिर इन दोनों का m निकाला जाए और दोनों का m बराबर कर दिया जाए, और बराबर करेंगे तो हमको जो मिसिंग क्वांटिटी था, यानी हमको जो q की वैल्यू निकालनी थी, वो हमको q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, और स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस y1, y में क्या होता है, x2 माइनस x1। स्लोप का रूल होता है, क्या हो गया, q -3 अपॉन क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। इसका स्लोप निकाली तो क्या हो गया, -1 माइनस q अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, यानी क्या हो गया आपका q, ये -q था प्लस q हो गया, यानी -3 प्लस 3 हो गया, यानी 2q इक्वल टू क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, बता गई, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, 4 आ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। अब ऐसे बोलो कि पीएनसी पर बेस्ड है या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट, यानी 5 लेटर को, फिर से 5 लेटर को 7 लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। फिर से 5 लेटर को, ठीक है, 7 लेटर बॉक्स में, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये 7 3 4 ये 5 6 7। ठीक है, तो कितने तरीके से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है भाई, इसमें भी 5 डाल दो, इसमें भी डाल दो, है कि नहीं। तो यानी 7 × 7 × 7 है कि नहीं, × 7 तो कितने बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, यानी 7 टू द पावर क्या हो गया, 5 हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमको रिजल्ट मिल गया, यानी आंसर क्या होगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमको
5 ही बॉक्स ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, इतने पे ही काम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 7 टू द पावर 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये वेक्टर पर दिया गया है, वेक्टर पर बेस्ड, ठीक है। बोल क्या रहा है आपका कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, व्हेन ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। याद रखिएगा, इफ टू वेक्टर्स, अगर कोई भी दो वेक्टर है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पर रख देना है और आपको थोड़ा बहुत डॉट करना आना चाहिए। डॉट में आपको एक दो बात और याद होना चाहिए कि भाई आई होगा, यानी सेम होगा तो 1 हो जाता है, यानी आई डॉट आई सेम 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट में आपका 0 हो जाएगा, यानी आई डॉट जे 0, डिफरेंट में 0 क्योंकि एंगल 90 का बन जाएगा, सेम में 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 डिग्री का बन। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे और डॉट करके बराबर 0 कर देंगे। चलिए करके दिखाते हैं आपको। ये देखो ये कितना हो गया 3 है और यहाँ पे कितना -2 है तो कितना हो गया -6 हो गया, ठीक है। फिर प्लस ये 4 है और ये क्या अल्फा है, क्योंकि देखिए जे जे 1 हो गया, आई क्या हो गया 1 हो गया, तो प्लस क्या हो गया 4 अल्फा हो गया। ये देखो ये -1 है और यहाँ पे -10 है ना, तो क्या हो गया +10 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया, यानी ए डॉट बी क्या चाहिए 0, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है आपका ए डॉट बी 0 होता है। सिंपली सॉल्व कर लो आप। ये देखो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया कितना 4 हो गया आपका, है ना, ये हो गया कितना आपका 4 हो गया, है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए वो क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ -10 होगा, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है जो कि -10 होगा। फिर से एक बार ये कितना हो गया -6 हो गया, है ना, ये कितना हो गया +4 हो गया। देखिए फिर से यहाँ पे -6 +4 अल्फा और ये देखिए -1 और +10, तो यहाँ पे -10 होता है ना, हमने यहाँ पे क्या कर दिया था 10 लिख दिया था, +10 लिख दिया था, ठीक है। अब इसको सिंपली आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो गया 4 अल्फा, ये -6 और -10 ये कितना हो गया -16 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अल्फा कैलकुलेट कर लिया, तो अल्फा हमको कितना मिल गया 4 मिल गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपको बस ये याद रख लेना है कि इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ए डॉट बी जो होता है वो 0 हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये मैट्रिक्स पर बेस्ड है, ठीक है, मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल समझ लो कि भाई ट्रांसपोज करने पर वापस वही के वही आ जाए, ठीक है, ट्रांसपोज करने पर वापस वही के वही आ जाए, तो उस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसपोज करने पर वापस वही के वही आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 4x, ये क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, और क्या बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज भी बराबर होगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका भाई ट्रांसपोज करके दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज आपको पता होगा कि भाई रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। अगर आपको नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी इस पे क्लास दे रखा है, एक बार आपको वहां से चेक कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, है ना, इंटीग्रेशन एपी हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है, एक बार आपने चेक कर लेना, ठीक है। ये क्या है 4x + 2 है, यहाँ पे क्या आपका 2x - 3 है और इधर क्या आपके पास x + 1 है, ठीक है। तो ये आपका और ये दोनों बराबर होगा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो गया 4x + 2 नीचे आ गया, इधर क्या हो गया 2x - 3 हो गया, इधर क्या हो गया x + 1, है ना। अब क्या कर देना है, सिंपली क्रॉस कर लेना है और क्रॉस करके x की हमको वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अच्छा अब क्रॉस भी नहीं करोगे, अगर मान लो आपको क्रॉस करने में समय लग रहा है तो इससे आसान तरीका ये होगा कि ये देखो ये 4 और ये 4 बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोला गया है, यानी a टू द पावर t इक्वल टू a होता है, यानी दोनों बराबर है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर कर दो आप, यानी 2x - 3 इक्वल टू क्या कर दो x + 2 कर दो, तो क्या हो गया आपका 2x - x इक्वल टू क्या निकल गया 5 निकल गया। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, या आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, ये तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा ट्रांसपोज करने पर अगर वापस वही के वही मिल जाए, ठीक है, वापस वही आपको मैट्रिक्स मिल जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख देते हैं, यानी 5x² - 3x - 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसके जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि भाई 1/α + 1/β की आप वैल्यू बताओ, है ना। आपसे पूछा गया है आप जो है 1/α + 1/β की आप वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/α + 1/β को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते
सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बाई बीटा, अल्फा बीटा। अरे इसको सिंपल हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ए कट गया, बचा क्या, माइनस बी बाई सी, है ना। क्या बचा आपका, माइनस बी बाई सी। तो देखो ये ए है आपका 5, ये है आपका बी कितना है -3 और सी कितना है -8 है। तो कुछ नहीं करो, आप रख दो फॉर्मूला पे, है ना, फॉर्मूला पे रख दो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। कितना है आपका, आपको लिखना कितना है, माइनस बी बाई ए है ना आपका, सॉरी माइनस बी बाई सी है क्योंकि ए तो कट गया था। तो कितना है आपका, बी कितना है आपका, हो गया -3, ठीक है, माइनस तो है यहाँ पे, हो गया -8। और ओके ना, तो आपका रिजल्ट मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कितना मिल गया, -3/8। यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, -3/, ठीक है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था एंड काफी अच्छा क्वेश्चन भी था। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो -b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a। तो यहाँ से ए हमने कट कर दिया, वैल्यू रख दिया सिंपली, ठीक है। चलिए हमने जो है अभी तक 24 क्वेश्चंस कर लिया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। देखिए यानी हम लोग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जितना क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किया आपको समझ आया होगा, और हमने कोशिश किया है कि आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए उसको हम समझा पाए आप, ठीक है। अगले क्लास में, यानी अगले क्लास में हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे, फिर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, यानी इस बार जो पेपर होने वाला है आपका 18 अप्रैल को जो पेपर है, उस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, एक सर्वे हो रहा है, ठीक है। और यह जो सर्वे हो रहा है वो 1000 कस्टमर पे हो रहा है, यानी जो आपका टोटल जो कंज्यूमर है, ठीक है, टोटल जो कंज्यूमर, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई जो टोटल कंज्यूमर है आपका, है ना, वो कितना है आपका 1000 है। तो ये हो गया टोटल कंज्यूमर हो गया 1000, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि 720 कंज्यूमर प्रोडक्ट ए पसंद है, ठीक है, प्रोडक्ट ए पसंद है। तो इसको आप ऐसे मान लो कि भाई एन ऑफ ए, यानी ए की संख्या वो कितनी है, 720 है। बी को 450 पसंद आया, यानी एन ऑफ बी मान लो कि भाई कितना हो गया, 450 हो गया। ऑल ओके ना, टोटल कितना है आपका, तो 1000 है। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट, मतलब दोनों को पसंद आए, है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई दोनों को पसंद आए, ठीक है। तो दोनों को पसंद आए, यानी यहाँ से पूछा गया है कि भाई दोनों को, यानी कॉमन पूछा गया है, यानी इंटरसेक्शन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे जो है आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। तो ये टोटल दिया गया है, यानी समझ लो कि आपका ये टोटल, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी टोटल कितना है आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 1000 है। एन ऑफ ए कितना है, 720 है। एन ऑफ बी कितना है, 450 है। और आपसे क्या पूछा गया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए। कैसे पता, देखो ये कैसे पता हमको, तो यहाँ पे दिख रहा है, बोला गया है कि भाई आपको दोनों को पसंद है, बोथ को पसंद है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि भाई एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वो क्या होता है, तो सिंपल सा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। और ओके, तो हमको यहाँ पे ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे, है ना, यानी एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को जोड़ेंगे, ठीक है, और एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज हमको और समझना होगा, है ना, वो क्या है कि सबसे पहले हमको तो ये निकालना पड़ेगा ना कि भाई एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है। तो ये मान लो कि कितना हो गया आपका, 1000 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, इधर हो गया हमारे पास, ये 720 हो गया, ये हो गया 450, है ना। और यहाँ पे मान लो कि भाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो और यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, आज का क्लास समझ आया होगा, ठीक है। और इसका आंसर आपका 2 होगा, यानी 170 होगा, ठीक है। और अगले क्लास में हमने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि भाई 25 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स से करेंगे और 25 हम लोग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ग्रुप एक्स का। और इसके साथ साथ हमने लूसेंट का जो सीरीज चला रखा है, लूसेंट फिजिक्स का, लूसेंट कंप्लीट फिजिक्स का, वो भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यानी हमने लूसेंट फिजिक्स का जो है हमने एक टॉपिक कर लिया है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन हमने कवर कर लिया है। और हम लोग कल जो है मोशन, ठीक है, कंप्लीट मोशन जो है, लूसेंट से कंप्लीट मोशन जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट